नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणितनामा में। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, पहले तो इसका इंट्रो देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या है, पेयर क्या है और दो वेरिएबल क्या है। आपकी जो इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल होंगे, एक्स और वाई। ये हम नॉर्मली लेते हैं एक्स वाई, आप इसकी जगह कोई दूसरे वेरिएबल एम एन पी क्यू कुछ भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। टू वेरिएबल्स, तो वेरिएबल हमने ले लिए एक्स और वाई, और टू वेरिएबल हैं, इक्वेशन है कैसी, लीनियर। लीनियर इक्वेशन का मतलब सेम जैसा आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था। ये जो वेरिएबल हैं इनकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, एक। तो मैक्सिमम पावर एक को हम लिख सकते हैं ऐसे ही एक्स और वाई। तो ये हैं आपके वेरिएबल। तो इन दो वेरिएबल से हम एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई में कोई रिलेशन होगा, तो रिलेशन हो गया ए एक्स और बी वाई, और दोनों को हमने ऐड कर दिया। साथ में एक कोएफिशिएंट ले लिया हमने c बराबर 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन एक, ठीक। इक्वेशन का पेयर है तो दूसरी इक्वेशन भी होगी, और दूसरी इक्वेशन में भी आपके वेरिएबल सेम रहेंगे। जो आपने यहां पे लिए हैं वही वेरिएबल यहां भी रहेंगे, एक्स और वाई। यहां पे आपने कोई दूसरे वेरिएबल लिए होते तो वही वेरिएबल यहां भी होते। वेरिएबल की वैल्यू भी दोनों इक्वेशन में सेम रहेगी। यहां पे जो एक्स की वैल्यू है वही यहां पे, यहां जो वाई की वैल्यू वही यहां भी, ठीक। इसकी इक्वेशन बनाइए, ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी और सी, ये दोनों इक्वेशन में अलग अलग रहेंगे। ये इक्वेशन 1 है तो इसके कोफिशिएंट हो गए a1 b1 और c1। इसके कोफिशिएंट हो गए a2 b2 और c2। ये आपकी एक जनरल फॉर्म है। अब इस इक्वेशन को आप किसी भी फॉर्म में, जो आपका मैथमेटिकल रूल्स हैं उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। आप इसको a1x प्लस b1y बराबर c1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी दूसरे एक्सप्रेशन में भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आपकी जनरल फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c, और इक्वेशन 1 है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक। a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 क्या है, दोनों में कोफिशिएंट्स, और ये c1 c2 है आपके कांस्टेंट, ठीक। देखिए ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 और c1, इन कोफिशिएंट्स के साथ हम रेशियो निकालते हैं पहले। तो इनको इस फॉर्म में लिखते हैं a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। इसके बाद इनको कंपेयर कराते हैं, a1 बटे a2 को, b1 बटे b2 को, c1 बटे c2 को। देखो ये सब मैं क्या चीज बता रहा हूं ये अभी आपको क्लियर नहीं होगा, आप सिर्फ देख लीजिए। जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे सारी चीजें आपको एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी, ठीक। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स है। इसके रेशियो निकाल लिए हमने, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 को हम कंपेयर कराएंगे, और कंपेयर करा के हम देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो या तो बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, दो ही कंडीशन बनेगी। कंपेयर कराया और पहला केस मान लिया हमने बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तब आपकी इक्वेशन हो जाएगी कॉन्सिस्टेंट, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं संगत। और इन दोनों समीकरणों के युग्म का, या इस समीकरण युग्म का आपके पास केवल एक सॉल्यूशन होगा। ये सब क्या है, एक सॉल्यूशन, संगत असंगत, अभी हम एक्सरसाइज का पहला जब क्वेश्चन देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। अगर इस पेयर का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या होगा, जो आपकी दो इक्वेशंस की दो लाइनें बनेंगी वो दोनों लाइनें आपको आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों लाइनें आपस में
इंटरसेक्ट करेंगे। तो इन रेशियोज को कंपेयर कराएंगे, और अगर आपका ये जो पहला कंपैरिजन है ये इक्वल नहीं है तो इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट होंगी, संगत होंगी, केवल एक सॉल्यूशन या आप लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब ग्राफ बनाएंगे तो दोनों इक्वेशन की जो ग्राफ हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कैसा होगा, इंटरसेक्ट करता हुआ होगा। ठीक, ये तो है आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, एक चीज और देखनी है यहां पे। जैसे ही आपने A1 बटा A2 और B1 बटा B2 को कंपेयर किया और ये आपको पता लगा कि ये बराबर नहीं है, तब आपको C1 बटे C2 को कंपेयर यहां पे करना ही नहीं है। ठीक, पहला ही अगर बराबर नहीं है तो दूसरा वाला जो अगला रेशियो है उसको आपको कंपेयर करना ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन, पहला रेशियो आपका बराबर है तो इसके बाद दूसरा भी कंपेयर करना है या नेक्स्ट भी कंपेयर करना है, C1 बटा C2। पहला केस बराबर नहीं है, दूसरा केस बराबर है, बराबर होने के बाद अगला रेशियो, नेक्स्ट रेशियो भी हमने पहला केस मान लिया बराबर है। भाई या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, पहला केस हमने माना कि बराबर है, तो इस केस में क्या होगा, ये भी होगी आपकी कंसिस्टेंट। इक्वेशंस कैसी होगी आपकी, कंसिस्टेंट, या इसको आप लिख सकते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। जब ये वाला केस होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, जब ये वाला केस होगा तो आपकी इक्वेशंस के इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे, इक्वेशंस के इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे। और जब आप लाइन बनाएंगे या ग्राफ इसका बनाएंगे तो ग्राफ में दोनों लाइनें कैसी होंगी आपकी, कोइंसिडेंट होंगी। ग्राफ में दोनों लाइनें कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर, या संपाती हिंदी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, यह है आपका दूसरा केस। तीसरा केस क्या है, A1 बटा A2 तो बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये जो रेशियो है ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तब क्या होगा, उस केस में आपकी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी इनकॉन्सिस्टेंट या असंगत। इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल, दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ बनाएंगे तो दो लाइनें बनेंगी और दोनों रेखाएं या दोनों लाइनें आपकी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। देखो ये पूरी कहानी क्या है, अभी एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लो ये राम है, ये श्याम है, इसके पास कुछ रुपए हैं, इसके पास कुछ रुपए हैं। ठीक, राम के पास कुछ रुपए हैं, श्याम के पास कुछ रुपए हैं, इसको हमने मान लिया x, इसको मान लिया y। क्या कर दिया हमने, दोनों के पैसों को जोड़ दिया। तो जोड़ने पे जो आपके पास पैसे हुए या जो मनी आपने कलेक्ट करी वो हुई आपके पास मान लो 60 रुपीज। ये हो गया केस 1 या कंडीशन 1। तो आपके इक्वेशन बन गई, राम के पास x रुपीज, y के पास श्याम के पास y रुपीज। जब दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास मनी हुई कितनी, 60 रुपीज। अब एक दूसरी कंडीशन में आपको दे दूं, राम और श्याम दोनों अपने पैसों को डबल कर लें,
राम और श्याम दोनों अपने पैसों को डबल कर लें तो राम के पास हो गए 2x और श्याम के पास हो गए 2y, और तब दोनों को ऐड करें तो इनके पास हो जाएंगे 200 रुपीज। कितने हो जाएंगे? 200। देखो ये एग्जाम्पल आपको बहुत ध्यान से सुनना है, इसी एग्जाम्पल से पूरी ये कहानी क्लियर होगी। एक्सरसाइज 3.1 आपकी क्लियर हो जाएगी 1 मिनट में। ठीक, अब यहां पे पहला पार्ट आ गया आपका एक्सरसाइज का, इक्वेशन फ्रेम करना। इक्वेशन फ्रेम करना कुछ नहीं है, आपको कंडीशन दी होगी, एक स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देना है एल्जेब्रिक फॉर्म में, तो अपने आप इक्वेशन बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, आपको एक स्टेटमेंट दिया कि भाई राम के पास कुछ रुपए हैं, श्याम के पास कुछ रुपए हैं, और दोनों को मिला दें तो 60 रुपीज हो जाते हैं। आपने मैथमेटिकली लिख दिया एल्जेब्रिक फॉर्म में। भाई राम और श्याम के पास कितने कितने पैसे थे ये तो पता नहीं है, मान लो यहाँ पे x थे, यहाँ पे y थे, दोनों को ऐड किया 60। उसके बाद अगला स्टेटमेंट मैंने क्या दिया, दोनों अपने पैसों को डबल कर लेते हैं और फिर जब दोनों को ऐड करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 200 रुपीज। तो 2x + 2y = 200। ये हो गया आपका स्टेटमेंट सेकंड। तो इससे आपने फ्रेम कर लिया इक्वेशन 2। तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन फ्रेम करना, पहला केस। दूसरा केस ये चेक करना कि हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है कैसे? देखो यहां एक अपना जनरल दिमाग लगाओ, दोनों को पैसा हमने ऐड किया, कितने हुए? 60 रुपीज। फिर दोनों ने अपने पैसे डबल किए और डबल करने के बाद ऐड किए, तो जनरल आप माइंड लगाएंगे तो ये बताओ जब 60 थे तो इस केस में 120 हो जाने चाहिए या नहीं हो जाने चाहिए? भाई सिंपल है, 120 ही होने चाहिए। लेकिन अगर 120 से कम ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और जब दूसरा स्टेटमेंट गलत है इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा पेयर है ये पेयर ही असंगत है। मतलब ये पेयर इसके हिसाब से, सॉरी, ये इक्वेशन इसके हिसाब से ठीक नहीं है, या फिर ये इक्वेशन इसके हिसाब से ठीक नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब इनकंसिस्टेंट आपके इक्वेशंस हैं। तो ये हम चेक करते हैं कैसे इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। तो अब यहां पे इस फॉर्मूले के हिसाब से हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले के हिसाब से ये कंडीशन आती है या नहीं आती है। A1 कितना है यहां पे? 1, और A2 कितना है? 2। कैसे? x का कोफिशिएंट और यहां भी x का कोफिशिएंट, तो यहां A1 और यहां पे A2। B1 कितना है? 1, और B2 कितना है? 2। बताओ बराबर है या नहीं है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब यहां पे ये कंफ्यूज मत होना कि आपने A + B + C की फॉर्म में इसको नहीं लिखा। देखो यहां भी C सामने है, यहां भी C सामने है, तो दोनों का ही साइन चेंज होगा। अगर होगा तो इधर आएंगे तो दोनों का चेंज होगा, इसलिए इस केस में दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे इसको आप यहां बराबर में लिखते हैं और यहां पे इसको इधर लिखते हैं तो फिर आपका कंपैरिजन गलत हो जाएगा, रेशियो गलत हो जाएगा। या तो दोनों जो कांस्टेंट है उनको बराबर में लिखो या फिर x + y के साथ में लिखना। तो यहां सामने है तो 60/200 काट लीजिए, यहां से हो जाएगा आपका 3/10। अब ध्यान से देखिए A1 बटे A2 तो बराबर है, लेकिन इसके बराबर C1 बटे C2 नहीं है। मतलब समीकरण कैसी है? असंगत है। समीकरण कैसी है? असंगत। अब यहां तो आपको एक सिंपल इक्वेशन दी थी, राम और श्याम के पैसों को ऐड किया तो 60, डबल करके ऐड किया तो 200, तो तुरंत हमें पता लग गया कि डबल करके ऐड करेंगे तो पैसा भी डबल होना चाहिए। अब हो सकता है कोई ऐसी आपको स्टेटमेंट दी जाए या कोई ऐसी इक्वेशन दी जाए जिसको आप यहां दिमाग लगा के तुरंत सोल्व ना कर पाओ, तो ये आपके पास तरीका है और ये बहुत इजी है। A1 A2, B1 B2, C1 C2 आप फाइंड करेंगे, रेशियो बनाएंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है, या इनफिनिट सॉल्यूशन है। देखो ओनली वन सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड क्या है, सभी अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 में। देखिए दो इक्वेशंस जनरल फॉर्म में स्टैंडर्ड मैंने लिख दी है, उनके रेशियोज का कंपैरिजन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और उनका सॉल्यूशन होगा या नहीं,
और होगा तो कैसा, केवल एक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अभी यहाँ पे एक दो क्वेश्चन को इसको देख के सोल्व करेंगे तो अपने आप ये कंडीशंस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपको, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था और एग्जांपल में आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे, ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। कोई मैथमेटिकल क्विज है, उसमें क्लास 10 के कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, 10 ने। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। तो आपको कंडीशन दी है कि क्लास 10 के कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट मैथमेटिकल या मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जब आपको पता लग गया है कि टोटल कितने हैं, 10, कौन कौन है, गर्ल्स है और बॉयज है, तो यहां आप कंडीशन में सबसे पहले लिखेंगे, लेट्स एज्यूम that number of boys is equals to x and number of girls is equals to y. Then x प्लस y बराबर 10। कैसे भाई, कितने स्टूडेंट थे, टोटल 10, टोटल 10। गर्ल्स आपने मान ली y और बॉयज मान लिए x, दोनों को ऐड किया तो बताओ टोटल 10 आना चाहिए या नहीं। जनरल आप फॉर्म में लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। ये हो गई पहली कंडीशन कि भाई 10 स्टूडेंट हैं, गर्ल्स है और बॉयज हैं, तो गर्ल्स प्लस बॉयज बराबर 10। इसको इधर ट्रांसफर किया आपने तो माइनस 10 बराबर 0। दूसरी कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, x, 4 ज्यादा करना है मतलब 4 बढ़ा देना है तो प्लस 4 कर दिए। किसकी संख्या आ गई, लड़कियों की, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और बॉयज कितने थे, x में 4 ऐड किए तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको मिल गया। तो y बराबर 4 प्लस एक्स। जनरल इसको फॉर्म में लिखो तो x का जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स, अब माइनस हटाने के लिए आप क्या करो, y को इधर ले जाओ। ठीक, तो y को जब इधर ले जाएंगे तो x प्लस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, y को इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई बराबर 0, या x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन। तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन फॉर्मिंग, कैसे आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है और आपको बताना है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब x और y। देखिए दोनों कंडीशन से हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर ली, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे जनरल फॉर्म में आपने लिख लिया। ग्राफ कैसे बनाते हैं ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है पोलिनोमियल वाली में। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल का हमने ग्राफ बनाया था, उसको चेक किया था कि उसका ग्राफ कैसे बन रहा है और एक्स एक्सिस को कहां पे कैसे काटता है, तो उसके कितने जीरोज हैं या जीरोज कहां पर होंगे। ठीक, यहां हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, तरीका वही है सेम। कैसे, इक्वेशन 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। यहां हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में फाइंड करेंगे, मतलब एक वेरिएबल को इधर रखेंगे बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो x बराबर, जब y इधर जाएगा तो माइनस में और माइनस 10 इधर जाएगा तो प्लस में, तो 10 प्लस में हो गया और y माइनस में।
तो बताओ x बराबर हम 10 माइनस वाई लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी एक टेबल बनाएंगे कोऑर्डिनेट के लिए। कम से कम आपको 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। देखिए अब यहां पे x बराबर है 10 माइनस वाई, तो y की वैल्यू आप कुछ एज्यूम करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इफ y बराबर 2 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8। और अगर y बराबर हम 4 रखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। सिंपल है। दूसरी इक्वेशन के लिए x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 इधर जाएगा माइनस में, y इधर जाएगा प्लस में, तो y माइनस 4। तो y माइनस का है इधर गया तो प्लस, और 4 प्लस का है इधर गया तो माइनस। टेबल बना लो। y की वैल्यू कुछ रखो, तो y की वैल्यू हमने मान ली 4। y की वैल्यू मान ली हमने 4, तो 4 माइनस 4 करेंगे तो 0, तो x बराबर कितना हो गया? 0। सिंपल है। y की वैल्यू मान लो 6, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? ये आ गए आपके पास दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स। अब बनाना है हमको इसका ग्राफ। देखिए अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये x के कोऑर्डिनेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका पॉइंट 0। नेगेटिव में हमने मार्किंग नहीं करी है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक, पहली इक्वेशन के लिए देखिए x 8 और y 2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 8 2, तो ये 8 और इसके लिए ये 2, तो लगभग आपका पॉइंट हो जाएगा यहां पे। ये मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो हो सकता है आपको एग्जैक्ट ना मिले, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, इसको ग्राफ पे ही सोल्व करना है, तो ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे आपको एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट 8 2, दूसरा कोऑर्डिनेट 6 4, तो ये 6 और ये 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये 1 2 3 और ये 4, ये हो गया आपका दूसरा कोऑर्डिनेट 6 4। ठीक, दोनों को मिला के ग्राफ बना दीजिए, लाइन बना दीजिए। ये हो गया आपका ये ग्राफ। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखिए x 0 y 4, तो 0 और ये 4, ये हो गया आपका पहला कोऑर्डिनेट 0 4। दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y 6, x2 और y 6, ये 2 और ये 1 2 3 4 5 और ये 6, लगभग यहां पे। अब इनको मिलाइए। देखिए ये आपके पास दो ग्राफ आ गए, दो अलग अलग इक्वेशन के। ये जो आपका ग्राफ है ये पहले इक्वेशन का है x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 का, और ये जो दूसरा ग्राफ है ये है आपका x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 के लिए। ठीक, दोनों ग्राफ अब आपकी जो ये टेबल है इसके हिसाब से देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस ओनली वन या यूनिक सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए दोनों लाइनें कहां पे मिल रही हैं? इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट आपका कहां आ रहा है? x का 3 और y का 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो पॉइंट है ये है आपका
3 7, मतलब x की वैल्यू 3 और y की 7, तो x बराबर 3 और y बराबर 7। x किसको लिया था हमने? नंबर ऑफ बॉयज, और y किसको लिया था? गर्ल्स। अब ध्यान से देखो, आपकी जो कंडीशन थी उसके हिसाब से ये जो वैल्यूज हैं ये सही है या नहीं। कितने स्टूडेंट होने चाहिए टोटल? 10, तो 3 + 7 इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है? दूसरा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। बताओ लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है या नहीं है? बिल्कुल है। या 7 है, तो 3 + 4 बराबर 7। सिंपल है। तो यही है, पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में आपको एक इक्वेशन लेंगे, या तो y को इधर ले जाएंगे या x को इधर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इधर जो आप वेरिएबल ले गए हैं उसकी वैल्यू आप अपनी तरफ से लिखेंगे और दूसरी वैल्यू आप फाइंड करके यहां पे लिख लेंगे। यही तरीका दूसरी इक्वेशन में करना है। तो आपके पास दोनों इक्वेशन के दो दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और दो दो कोऑर्डिनेट से आपको स्केल से एकदम लाइन मिलानी है ग्राफ पे, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन x और y। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। पहले में दूसरा क्वेश्चन है, उसकी इक्वेशन मैं फॉर्म करा देता हूं। ग्राफ आपको बनाना है, सॉल्यूशन आपको करना है। देखिए क्वेश्चन आपका 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. पहले क्वेश्चन को समझ लो आराम से, उसके बाद आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है। 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है, उनका टोटल प्राइस कितना हो गया? टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 50। दूसरे केस में 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। अब यहां देखने से आपको पता लग रहा है कि अगर एक पेंसिल और एक पेन के एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस अगर हमें पता होता या रेट पता होता, तो पेंसिल को 5 से मल्टीप्लाई करते, पेन को 7 से मल्टीप्लाई करते और दोनों को ऐड करते, तो बताओ 50 आ जाते या नहीं। मतलब हमें क्या चाहिए? पेन का प्राइस और पेंसिल का प्राइस, जो हमें पता नहीं है। तो लेट्स एज्यूम, ठीक है, प्राइस ऑफ 1 पेन इज X रुपीज एंड 1 पेंसिल इज Y रुपीज, ठीक है। इसके बाद आप इस कंडीशन के हिसाब से इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप इक्वेशन बन जाएगी। एक पेन का प्राइस X और पेंसिल का कितना? Y। यहां पे है 5 पेंसिल, पेंसिल का प्राइस Y और 5 है तो 5Y, प्लस पेन का प्राइस X और 7 है तो 7X, और दोनों का जब टोटल कर दिया तो 50। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं? पेंसिल का प्राइस हमने लिया है Y और 5 पेंसिल है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पेंसिल का कॉस्ट। पेन का प्राइस लिया हमने X, 7 पेन है, मल्टीप्लाई किया तो पेन का कॉस्ट, और दोनों को जब ऐड किया तो टोटल कितना? 50। दूसरे केस में 7 पेंसिल्स, पेंसिल कितनी? Y, तो 7Y प्लस 5 पेन्स कितने? 5X, कितनी कॉस्ट हो गई? 46। ठीक, इसको रीअरेंज कर लो X और Y में, तो पहली क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, सॉरी इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी आपकी 7X प्लस 5Y माइनस 50 बराबर 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। दूसरी 5X प्लस 7Y माइनस 46 बराबर 0, इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन का ग्राफ आपको बनाना है और ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है कि सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस
intersect at a point are parallel or coincidence। आपको ये रेशियोज कंपेयर करके पता लगाना है कि जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। और ये अभी हमने इसका नियम पढ़ा है कि जो रेशियोज हैं उनमें किस प्रकार का रिलेशन होने पे लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल होती हैं या फिर कोइंसिडेंट करती हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो इसमें से। अब यहां ए बी और सी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एकदम जनरल फॉर्म में आपको इक्वेशन दी है तो देख के ही तुरंत लिख लेना है आपको। पहली इक्वेशन बताओ, x का कोएफिशिएंट 5, तो A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। बताओ यही है या नहीं? यही मैं इनको रेशियो की फॉर्म में लिख देता हूं। तो A1 बटा A2, A1 बटा A2, 5 और 7 कोप्राइम है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया आपकी 5/7 और B1 बटा B2 बराबर हो गया -4/6। तो A1 बटा A2 बराबर तो हो गया 5/7 और B1 बटा B2 बराबर, बताओ 2 से फैक्टराइज होगा या नहीं? तो 2 से हो जाएगा -2 और 2 से हो जाएगा 3। अब और कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो -2/3। अब इन दोनों को कंपेयर करो। A1/A2 बराबर B1/B2 है क्या? बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो अब बताइए इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो लाइनें कैसी होंगी? लाइन्स विल इंटरसेक्ट। अभी जो हमने टेबल बनाई थी उस टेबल को आप देख के बता सकते हैं कि लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक, दूसरा देखिए A1/A2, A1 क्या है 9, A2 क्या है 18, 9 से कैंसिल आउट हो जाएंगे 1/2, B1/B2, B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, 1/2, C1 क्या है 12, C2 क्या है 24, 1/2, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, मतलब तीनों बराबर हैं। क्या लिखेंगे? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब बताओ जब ये बराबर होगा तो इस केस में लाइनें कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। कैसी लाइनें होंगी? कोइंसिडेंट। देखो ये जो दोनों इक्वेशन है प्रिंसिपली आप इनको देखोगे तो दोनों एक ही इक्वेशन है, दोनों एक ही इक्वेशन है। अगर इसको आप पूरी की पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 9x, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3y, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। बताओ दोनों इक्वेशन सेम है या नहीं? तो दोनों इक्वेशन में इसी प्रकार का रिलेशन होगा तभी लाइनें कोइंसिडेंट करेंगी। लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन कैसे बनेगी? दोनों इक्वेशन सेम रहेगी तभी बनेगी, नहीं तो और दूसरा कोई केस हो ही नहीं सकता। कल जैसे हम पॉलिनोमियल को के से मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेम वैसा ही केस इस इक्वेशन में है। तो ये पहला, ये सेकंड। अब ये थर्ड वाला आपको फाइंड करना है कि ये रिलेशन है, ये रिलेशन है या फिर थर्ड है, पैरेलल लाइन वाला रिलेशन। ठीक है, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया? ग्राफ बताया। कैसे? क्रॉसिंग है मतलब इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। यहां आप बताएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सेम तरीका है,
बिल्कुल भी अलग नहीं, वही रेशियो आपको निकालना है, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। और आपको जो टेबल पहले बनवाई थी हमने स्टार्टिंग में, उस टेबल से देख के फाइंड आउट करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, बाकी आप खुद करेंगे। 2x माइनस 3y, जनरल फॉर्म में लिखने के लिए 8 को इधर ले जाओ तो -8 बराबर 0, ये कोमा है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। दूसरी 4x माइनस 6y, 9 को इधर लाएंगे तो -9 बराबर 0। 2 4 3 6 8 9, तो A1 बटा A2 बराबर कितना आ गया, 2/4 बराबर 1/2। B1 बटा B2 -3 बटे -6 बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 6 तो 1/2। और C1 बटे C2 बराबर -8 -9 बराबर 8 बटे 9। क्या दिखाई दिया, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, भाई 1/2 1/2। सामने क्या है 8/9, तो डज नॉट इक्वल्स C1/C2। और जब ऐसा केस बनेगा कि A1 बटे A2 तो B1 बटे B2 के बराबर है, लेकिन ये रेशियो अब नेक्स्ट C1 बटे C2 के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस। क्या होगा, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर क्रॉस करेगी तो कंसिस्टेंट, और अगर कोइंसाइड करेंगी तो तब भी कंसिस्टेंट। क्या लिख सकते हैं इसको, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। मतलब एक इक्वेशन दूसरे पे आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन है। हर क्वेश्चन में यही तरीका है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 उनको फॉर्म में लिखना है, रेशियो की फॉर्म में कंपेयर कराना है, और आपको पता करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो सिंपल है, आधा काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है और आधा काम क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या है, पेयर दिए हैं आपको इक्वेशंस के, आपको चेक करना है रेशियोज के हेल्प से कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली उसको सोल्व करना है। इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया है, इसको चेक कर लेते हैं। ग्राफ बनाना आपको आता है, ग्राफ आप खुद बनाएंगे और सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 आपकी 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, और दूसरी है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये 1 और ये 2। तो अब बताइए A1 बटे A2 बराबर क्या हो गया, 2/4 बराबर 1/2। B1 बाई B2 क्या हो गया, +1 और -2, तो यही खेल खत्म हो गया। A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2। अब बताओ A1 बटे A2 अगर B1 बटे B2 के बराबर नहीं है तो कौन सा केस है, कंसिस्टेंट। कौन सा केस है, कंसिस्टेंट। अगर ये बराबर होता तब हमें नेक्स्ट वाला रेशियो देखने की जरूरत पड़ती कि C1 बटे C2 बराबर है या नहीं है, लेकिन हमें यही पता लग गया कि कंसिस्टेंट है। ग्राफ कैसा बनेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। फिर भी इसके टेबल मैं बनवा देता हूं आपको, टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ खुद बना लेना। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाइए, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इधर रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो सबसे पहले 6 का ट्रांसफर करो इधर, तो क्या हो जाएगा, इधर -6 है, इधर प्लस y को इधर ले जाएंगे तो -y। अब बताओ 6 को इधर ले गए +6, y को इधर ले गए माइनस के y, इधर क्या बचा 2x। क्या बचा 2x, तो x के साथ से जब 2 को हटाएंगे तो 2 कहां चले जाएगा, इनके
डिवाइड में, क्योंकि यहां क्या है मल्टीप्लाई, तो x बराबर हो गया 6 माइनस वाई बटे 2। अब इसकी टेबल बना लो। x और y, अब y की वैल्यू ऐसी आप रखो कि 6 में से माइनस होने के बाद तो उसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ताकि आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो इंटीजर में मिल जाए, ग्राफ बनाने में आपको इजी रहेगा। ठीक, y की वैल्यू अगर मैं रखता हूं 2, तो 6 माइनस 2 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो y की वैल्यू हमने कितनी रखी 2, 6 माइनस 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। नेक्स्ट y की वैल्यू मैं रख देता हूं 4, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये होगी आपकी इस इक्वेशन की टेबल। दूसरी देख लो, इक्वेशन बिठा देता हूं मैं यहां पे, यहां भी इधर ट्रांसफर करेंगे, -4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस के 4, 2y को इधर ले जाएंगे तो प्लस 2y, और 4 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा आपका 4, क्योंकि यहां है x के साथ मल्टीप्लाई, x बराबर 4 प्लस 2y डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहां इस इक्वेशन को आप और सोल्व भी कर सकते हैं। 4, 2 और 4, यहां एक कॉमन फैक्टर है 2, आप कॉमन लेके जब इधर 0 से डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन और सिंपल हो जाएगी और ये टर्म भी आपकी सिंपल हो जाएगी। इसको यहां भी सिंपल हम कर सकते हैं। x बराबर 4 और 2 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा 2 प्लस यहां 1 और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y डिवाइड बाई 4, 2 से 2, तो बराबर क्या बच गया 2 प्लस वाई बटे 2। अब टेबल बना लो आप, ये x और ये y, यहां y की वैल्यू हम मान लो रखते हैं 2, तो y की वैल्यू हमने रख दी 2, तो 2 प्लस 2 4 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब y की वैल्यू आप रखते हैं, मान लो 0 रख लीजिए, y की वैल्यू रखी आपने 0, तो 0 प्लस 2 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। जब y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। अब इसका ग्राफ बना लो। देखिए, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y, ये हो गया y डैश और ये हो गया x डैश। पहली इक्वेशन देख लीजिए, पहला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 2, मतलब x पे भी 2 और y पे भी 2, तो ये x पे 2 और ये y पे 2, जब दोनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट आएगा आपका यहां पे, इसको लिख सकते हैं आप 2 2। दूसरा पॉइंट है 1 4, मतलब x पे 1 और y पे 4, ये 1 और ये 4, ये आपका दूसरा पॉइंट। ठीक, इसकी लाइन बना लो। ये लाइन हो गई इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन देखिए, ये x का कोऑर्डिनेट 2 और y का कोऑर्डिनेट भी 2, तो पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया 2 और 2। दूसरा पॉइंट x के लिए 1 और y के लिए 0, तो x पे चलेंगे 1 और y पे 0, तो y पे यही पॉइंट हो जाएगा 0। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1 और 0, x पे चले हम 1 और y पे कहीं नहीं चलेंगे, मतलब यहीं रह जाएंगे, तो 1 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लो। ये आपका ग्राफ हो गया दूसरी इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 2 पे, तो सॉल्यूशन हो गया x बराबर 2 और y बराबर 2, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही इस वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व करने। ग्राफ कब बनाएंगे, जब आपकी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। तो यहां हमें पहले ही पता लग गया था कि कंसिस्टेंट है और केवल एक सॉल्यूशन होगा, मतलब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे 2 2 पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो आंसर हो गया आपका x बराबर 2 y बराबर 2।
क्लियर? तो यह आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसमें आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो सेम वही पहले क्वेश्चन की तरह है, आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है और उसके बाद सोल्व करना है। बहुत सिंपल कंडीशन दी है, एक रेक्टेंगल है और उसका सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर आपको दिया है, तो उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के सोल्व करना है। ठीक, वैसा क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं और सोल्व भी करा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये आप एक इक्वेशन दे दिए 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनोदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपको इन 2 वेरिएबल में दूसरी एक इक्वेशन लिखनी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, आपको दूसरी जो इक्वेशन है मतलब 2 इक्वेशन से पेयर बनाना है, तो दूसरी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले केस में इंटरसेक्टिंग लाइन हो, दूसरे केस में पैरेलल लाइन हो और तीसरे केस में कोइंसिडेंट लाइन हो। मतलब पहली इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन आपको इन तीनों केस के हिसाब से अलग अलग लिखनी है। तो आपको पता है कोएफिशिएंट्स के जो रेशियो हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। कंडीशन 1, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपका a1/a2 = b1/b2 नहीं होना चाहिए। तो इक्वेशन आप लिख सकते हैं, यहां है 2x, तो a1 हो गया आपका 2, a2 आप कुछ भी मान सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, मैंने ले लिया केवल x, केवल x, तो a2 कितना हो गया आपका 1, a2 कितना हो गया 1, भाई केवल x लिया है तो इसका कोएफिशिएंट 1, तो 2/1 करेंगे तो कितना हो गया 2, तो a1/a2 बराबर कितना हो गया 2। अब आपको b का मान ऐसा रखना है या y का कोएफिशिएंट ऐसा लिखना है कि b1/b2 = 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो यहां है 3, यहां है 3, तो 3 बटे जब 1.5 करेंगे या 3/2 करेंगे तब आएगा आपका 2। तो 3/2 या 1.5 को छोड़ के आप कोई भी कोएफिशिएंट ले लीजिए, आपकी कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम ले लेंगे x + y - 4 -4 = 0। x का कोएफिशिएंट 1, तो 2/1 = 2 या 2, b1/b2, तो 3 / 1 = 3। बताओ इधर 2 आया इधर 3, मतलब डज नॉट इक्वल a1/a2, डज नॉट इक्वल b1/b2। तो ये हो गया आपका केस 1। दूसरा केस है आपका पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन के लिए या पैरेलल लाइन जब है, आपको पता है कैसा केस है, इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस कैसी होंगी इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल लाइन के लिए आपकी कंडीशन रहेगी a1/a2 बराबर तो b1/b2 होगा, लेकिन जो रेशियो अब नेक्स्ट आएगा वो c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे इक्वेशन बनाओ कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर हो जाए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, a1 है आपका 2, a1 है आपका 2, तो a1 है 2, तो a2 को मैं लेता हूं 2, मतलब यहां इक्वेशन में हम लेंगे 2x, क्या ले लिया हमने 2x। अब बताओ 2/2 करेंगे तो क्या आएगा 1, 2/2 करेंगे तो क्या आएगा 1, यहां भी 1 आना चाहिए, तो 3/3, 3/3 क्या जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो प्लस 3x। अब c1/c2 1 नहीं होना चाहिए, और c1/c2 1 कब होगा, जब यहां पे आप लिखोगे -8, तो -8 के अलावा कुछ भी लिख दो आप, -7 लिख दो बराबर 0, तब भी ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तीसरा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कोइंसिडेंट का मतलब तो यही है कि एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, बस उसके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को या पूरी इक्वेशन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे
लिख सकते हैं। तो आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y प्लस माइनस 16 बराबर 0। 2/4 करेंगे तो 1/2, 3/6 करेंगे 1/2, -8/-16 करेंगे 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 ऐसी हो जाएगी इक्वेशन कोइंसिडेंट। ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका? कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये आप लिख सकते हैं। इस टाइप के सवाल में आपका आंसर हमेशा अलग अलग कुछ भी हो सकता है। आप अपने माइंड से सवाल करेंगे, कोई एग्जैक्ट एक आंसर नहीं होगा। तो आप कोई दूसरा लिखते हैं तो यह मत सोचना कि आपका आंसर गलत हो गया, सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। देखिए क्वेश्चन 7 है आपका, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगल रीजन। देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, वही सवाल है जो आपने भी प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। दो आपको इक्वेशन दी है, इन इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। पहली इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? y इधर जाएगा प्लस में और 1 इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर y माइनस 1 टेबल बना लो। x y की वैल्यू रख दो 2, तो x की क्या आ जाएगी 1, y की वैल्यू रख दो 3, तो x क्या आ जाएगी 2। कितना सिंपल है। y की वैल्यू हमने 2 रखी तो 2 माइनस 1 तो बराबर 1, y की वैल्यू 3 रखी तो 3 माइनस 1 बराबर 2। दूसरी इक्वेशन ठीक, x का कोऑर्डिनेट या फिर y का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। कैसे? 3x बराबर हो जाएगा आपका 12 इधर जाएगा तो प्लस में, 2y इधर जाएगा तो माइनस में। दोनों में कॉमन क्या है? 2, इसको आप लिख सकते हैं 6 माइनस वाई। जब 3 इधर जाएगा तो यहां हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 को यहां लिख लो आप बटे 3। ये हो गया आपका x की वैल्यू, टेबल बना लो। ये x और ये y, ठीक है। y की वैल्यू देखो क्या रखेंगे, y की वैल्यू में रखता हूं 3, y की वैल्यू में रखता हूं 3, तो 6 माइनस 3 कितने हो गए? 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा 2। ध्यान से देखिए दोबारा, y की वैल्यू आपने रखी 3, तो 6 माइनस 3 कितना आया 3, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। नेक्स्ट y की वैल्यू में ले रहा हूं यहां पे 0, y की वैल्यू में ले रहा हूं 0। 6 माइनस 0 मतलब 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4। ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट। अब आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, और ये आप मान लो यहाँ पे 4। ये y एक्सिस, x एक्सिस, y डैश, x डैश। पहली क्वेश्चन का ग्राफ बनाओ, x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू 2, पॉइंट लगभग यहां पे आएगा। दूसरा इसको लिख लो 1 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो x की 2, y की वैल्यू ये 3, यहां पे 1 2 और ये 3, लगभग यहां पे पॉइंट आएगा 2 और 3, मिलाओ। ऐसे ही लगभग ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट वाले इक्वेशन का x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो यहां पे 2 और यहां पे 3, यही पॉइंट आ गया 2 और 3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। बताओ यही पॉइंट आ जाएगा या नहीं? x पे तो कितना चलेंगे हम 4, और y पे 0, मतलब y की तरफ हम कहीं चलेंगे ही नहीं, तो ये पॉइंट आपका रह जाएगा यहीं पे। ये आपका हो गया, ठीक। तो ये तो हो गया आपका ग्राफ। आगे इसने क्या बोला है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल
ट्राइंगल के वर्टेक्स, कौन से ट्राइंगल के, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये और एक्स एक्सिस, अब ध्यान से देखो ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस पे कहां कहां, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक। तो ये बन गया आपका ट्राइंगल। ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 3, इसके हो गए 4 0, और इस कोऑर्डिनेट्स के देखो तो x का कोऑर्डिनेट हो गया -1 और y का 0। ये नेगेटिव में है तो साइन का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव लिखना है, ठीक। तो ये तो हो गया आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पहला। तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको लिख देने हैं यहाँ पे 2 3 4 0 और -1 0। बताओ समझ में आया है नहीं भाई। ये आपका ट्राइंगल है एक्स एक्सिस और लाइंस के बीच में। इसके बाद क्या करना है, एंड शेड द ट्राइंगल रीजन, जो ट्राइंगल रीजन है उसको आप शेड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल। आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। यही एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। आपको मेनली क्या ग्राफ बनाने हैं इसमें। उसके बाद आपकी जो 2 एक्सरसाइज है 3.2 और 3.3 बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, न बहुत ज्यादा लेंथी है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।